हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक टोटल जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके अनसॉल्व पेपर से भी मैच करेंगे, क्योंकि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सर आप मैराथन क्लास बोले थे और अभी संडे को मैराथन क्लास आपने लिया नहीं। तो मैराथन क्लास जो है आपकी ना लेने की वजह यह है कि बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से जो है मैराथन क्लास नहीं ले पाए। और तबीयत पूरी तरीके से ठीक होते ही हम आपकी मैराथन क्लास जो है बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे, यानी मैराथन क्लास हम आपकी एक लेंगे और इसी वीक लेंगे, यानी इसी हफ्ते आपकी मैराथन क्लास होगी। तो चलिए फिलहाल अभी जो है इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी है। पहला क्वेश्चन छोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है और ट्रांजिस्टर जो है इस बार आपको पढ़ना नहीं है, यानी कि जो 30% सिलेबस हटा उसी में ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक भी हट गया, तो इस क्वेश्चन को देखने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कौन से रंग के लिए अधिकतम होती है? आपने जब भी देखा होगा कि प्रिज्म से प्रकाश का जो अपवर्तन वाली घटनाएं पढ़ी होंगी, तो वहाँ से कोई भी श्वेत प्रकाश अगर हम प्रिज्म पे डालते हैं तो क्या क्रम हमको मिलता है? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा कौन बेंड होता है? सबसे ज़्यादा जो है वो बैगनी बेंड होता है। ठीक है, तो जो कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है उसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है, और जो सबसे कम बेंड होता है यानी सबसे कम मुड़ता है उसके लिए जो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है। तो सबसे कम कौन मुड़ता है? लाल रंग। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसके लिए ज़्यादा हो जाएगी? लाल रंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल तथा आर क्रमशः, एल जो है आपका प्रेरकत्व है, क्या है? प्रेरकत्व है, और आर जो है आपका प्रतिरोध है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है ओम सेकंड। इसका मात्रक क्या होता है? ओम सेकंड। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। इतनी बात क्लियर? आगे पूछ रहा है L बटे आर का मात्रक होगा, तो L बटे आर का मात्रक होगा तो भाग कर दो, ओम से ओम कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या आपका S, यानी कि सेकंड। तो L बटे आर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड सही है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो ये आपके चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 में आपको याद होगा हमने जो है चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया था। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ जो है पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय। ठीक है, पहला अनुचुंबकीय, ठीक है, दूसरा प्रतिचुंबकीय, और तीसरा जो है लौह चुंबकीय। तो ये 3 टाइप के चुंबकीय पदार्थ की हमने बात की थी। अब ऑप्शन देखिए और बताइए कौन सा जो है ऑप्शन के लिए करेक्ट है इन तीनों में से। ऑप्शन है, वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है? तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध नहीं करता है और ये भी जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध नहीं करता है, बल्कि इन पदार्थों को जो है अगर हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते भी हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा ये हल्के से चुंबकित होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चुंबकित होते हैं, यानी उसका विरोध करता है। ठीक है, पदार्थ, तो विरोध करने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है आपका? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, और बाकी ये दोनों नहीं, ये कम चुंबकित होते हैं और ये ज्यादा चुंबकित होते हैं। याद रहेगा, भूलेगा नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। 0 अंश ताप पर
ठीक है, या 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर कोई शुद्ध अर्धचालक कैसा बिहेव करेगा। अगर हम किसी अर्धचालक की बात करें, चाहे वो आपका एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, किसी भी टाइप के अर्धचालक की अगर हम बात करें, ठीक है, अर्धचालक, तो अगर टेम्परेचर इसका कितना है 0 केल्विन है, टेम्परेचर इसका कितना है 0 केल्विन है, तो जब किसी भी अर्धचालक का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो 0 केल्विन पर उस भी अर्धचालक के अंदर कोई भी बांड जो है ब्रेक नहीं होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक है, जब कोई बांड नहीं ब्रेक होगा तो ना ही इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, दोनों फ्री नहीं होंगे। और जब ये दोनों फ्री नहीं रहेंगे तो चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा, यानी कोई भी चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब चार्ज कैरियर नहीं रहेगा तो ऐसी कंडीशन में ये अर्धचालक पदार्थ कैसे काम करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। एक शुद्ध अर्धचालक की एक शुद्ध विद्युत रोधी पदार्थ की तरफ से, यानी एक कुचालक की तरीके से बिहेव करेगा। जैसे ये चाक ले लो, ठीक है, चाक के एक साइड आप करंट फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो दूसरे साइड से फ्लो नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से 0 केल्विन पर आपका अर्धचालक भी जो है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत और विद्युत रोधी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है विद्युत रोधी। हाँ, जरा अगले क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। परीक्षा में क्या होता है कि कितने बच्चे ऐसे पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, तो देख लिए कई सारे हैं। अब इसमें तो 3 ठू है, किसी न किसी एक पे तो नज़र फटाक से पड़ी जाएगी, तो खट से कोई एक मार के चले आओगे और सोचोगे हमने तो सही किया, लेकिन हो जाएगा गलत। तो यहाँ से ध्यान दो, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, नहीं पर ध्यान जल्दी पड़ता नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं वाले क्वेश्चन को काफ़ी सावधानी से पढ़ना है और ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा विद्युत क्षेत्र है ना, कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र का क्या होता है फार्मूला ई। ठीक है, तो ई का मात्रक कौन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन कूलाम इनवर्स। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है जूल कूलाम इनवर्स। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जरा बताइए इसमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम 1 को चेक करें, ठीक है, तो न्यूटन बटे कूलाम, और न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, यानी पहला वाला क्या दे रहा है F, और कूलाम किसका मात्रक होता है Q का, तो F/Q, और ये फार्मूला क्या होता है E, यानी पहला तो सही है। दूसरे पे आ जाओ, जूल किसका मात्रक होता है कार्य का, यानी W का। ठीक है, कूलाम इनवर्स, यानी कूलाम नीचे रहेगा, कूलाम किसका मात्रक होता है Q का, तो W/Q ये किसका मात्रक है भाई, विभव का मात्रक है। किसका मात्रक है, विभव का। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही, सेकंड ऑप्शन ही आपके सही हो गए। ठीक है, आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी आपके विद्युत क्षेत्र के ही मात्रक हैं। ठीक है, ये आपके क्या है विद्युत क्षेत्र के मात्रक है। कैसे, जरा चेक कर लो। जूल, इसको क्या लिख सकते हैं W, इसको क्या लिख सकते हैं Q बटे मीटर है, तो मीटर किसका मात्रक होता है दूरी का, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं D। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। और W क्या लिख सकते हैं F/D। W क्या लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, तो यानी F/D बटे Q/D। तो D से D कैंसिल हो गया, आया कितना आपका F/Q, और F/Q क्या है विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपके विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, ये क्या दे रहा वोल्ट बटे मीटर। और ये सीधा सीधा आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, तो यही संबंध होता है। ठीक है, E बराबर V/D, V का मात्रक वोल्ट, D का मात्रक मीटर। ठीक है, तो ये तीनों जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही एक मात्रक नहीं है। एकदम से क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सोच रहे होंगे सर अभी तो आप ढूंढ ही रहे हैं और स्क्रीन पर क्वेश्चन पहले ही शो हो गया। तो भाई कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा हमसे ज़्यादा फास्ट है और उन्होंने क्वेश्चन पहले ही शो कर दिया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए उसमें कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा विकल्प सही होगा। पहला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्युत विभव यानी कि V का मात्रक क्या है। तो V की अगर विद्युत विभव की परिभाषा हम देखें तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के मान को, यानी कि अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, यानी W/Q0। W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम हो जाएगा आपके वैद्युत विभव का मात्रक। क्या ऑप्शन में यह है, एकदम पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, जूल बटे कूलाम, तो यानी यही सही हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कार्बन के प्रतिरोध। यहाँ पे कार्बन का जो है कलर कोड, आप मतलब एक होता है कलर कोड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे कुछ कलर किया जाता है, वहाँ पे प्रतिरोध का मान लिखा नहीं जाता। तो कलर के अकॉर्डिंग, यानी कलर से हम उस रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कलर कोड। ठीक है, तो कलर कोड जो है आपके चैप्टर नंबर 4 में है, हालांकि सिलेबस में नहीं था, इसलिए कलर कोड जो है आपको पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, हालांकि एंट्रेंस एग्जाम में कलर कोड से क्वेश्चन जो है एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं कलर कोड से। ठीक है, तो फिलहाल जो है सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड के 30% में वो भी कट गया था, तो इसलिए जो है इसको पढ़ाया नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी का एक प्रेरकत्व है। प्रतिरोध का मान कितना है, आर का मान दिया है 10 ओम। ठीक है, यहां पे देखिए कोई भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय का आसान नहीं आपको मिलेगा कि जिसको पढ़ते ही मैंने सीधे सीधे बोल दिया नहीं ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, आप लोग याद कर लीजिए। ऐसा नहीं है। किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो रहा है, उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, जितना हो सकता है मैं अधिक से अधिक उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश मेरी यही रहती है कि आप चीज़ों को रटो नहीं, बल्कि उसको समझो। ठीक है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें जो है माइंड में ज़्यादा समय तक रहती नहीं है और समझी हुई चीज़ें जो है काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी मैं जो है अच्छे से ड्राइव करने की कोशिश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को रटेंगे नहीं, बल्कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं उसी तरीके से आप उसको समझेंगे। ठीक है, तो समझते चलिए, किसी भी चीज़ को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे समझ में ना आए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, ये है कि आपसे एक वादा किया गया था मैराथन क्लास का, वो थोड़ा सा डिले हो गया है। उसका कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि थोड़ी सी तबीयत जो है सही नहीं थी, इसलिए जो आपकी मैराथन क्लास डिले कर दी गई है। हालांकि मैराथन क्लास कहा गया है तो आपकी मैराथन क्लास होगी। ठीक है, चलिए, और इसी हफ्ते हो जाएगी, यानी संडे से पहले पहले आपकी मैराथन क्लास हो जाएगी। जिस दिन भी हम मैराथन क्लास लेंगे एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन दे देंगे, या वीडियो में एक दिन पहले हम अनाउंस कर देंगे कल जो है आपकी मैराथन क्लास आएगी। ठीक है, चलिए, ठीक। और प्रेरकत्व यानी कि L कितना दिया है, 10 हेनरी। 10 हेनरी। एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। बैटरी में विभव का मान कितना दिया है, 50 वोल्ट। इसमें संचित ऊर्जा U का मान निकालना है। ठीक है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा U का फार्मूला होता है, U होता है हाफ L I स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से आप ध्यान से देखिए, L का मान तो दिया गया है लेकिन I का मान नहीं दिया है। I का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, I क्या होता है, B/R। तो यहां से आप B/R करके
आई का मान निकाल लीजिए। आई का मान आ जाएगा आपका 5 और इसकी जगह आप 5 रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 1/2। एल का मान 10, आई का मान आएगा 5, 5 का स्क्वायर तो 5 गुणे 5, 5 एक 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 5 25 पंचे 125 जूल, 125 जूल। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आई किसकी, संचित ऊर्जा की, कुंडली में संचित ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो बताइए, नहीं कर सकते हो तो भी बताओ, हम आपको बताते हैं। टाइम ले लो, 2-3 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको, जल्दी कीजिए। बताइए भाई, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई कीजिए, नहीं आता है फिर मैं बताता हूँ, और उसके बाद जहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा या जब हम बताएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। एक कागज़ की सीट है, ठीक है, और उस सीट पर एक स्याही का धब्बा है। उसी धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा तथा 1.5 अपवर्तनांक का एक कांच का टुकड़ा रख दिया जाता है। ठीक है, तो धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा, जरा थोड़ा ध्यान दो, लॉजिक समझो। जैसे ये मान लो हमारी कोई कागज की सीट है, ठीक है, ये हमारी कोई कागज की सीट है, टेढ़ा सो या जो भी बना सब सही है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कोई जो है स्याही का धब्बा है। ठीक, ये मान लेते हैं ये हमारा स्याही का धब्बा है, और इसी धब्बे के ठीक ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है, यानी मोटाई उसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये कांच के टुकड़ा है। ठीक है, इसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर, इसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर रख दिया गया है तो यानी वस्तु हमारा कितना नीचे है, वस्तु की हाइट अगर हम सरफेस से देखें तो कितना 6 सेंटीमीटर, यानी रियल हाइट, ठीक है, रियल हाइट, अरे चलिए भाई पता नहीं कहाँ से इंग्लिश में आ गया, हिंदी में लिख देते हैं, वास्तविक ऊंचाई। ठीक है, वास्तविक ऊंचाई, तो वास्तविक ऊंचाई इसकी कितनी है h = 6 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक इसका कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक n = दिया है 1.5। तो ये ऊपर से देखने पर ये जो स्याही का धब्बा है ये कुछ ऊपर प्रतीत होगा, यानी लगेगा कि यहाँ कहीं ऊपर है, यहाँ कहीं ऊपर आ गया। तो वही विस्थापन पूछ रहा है, यानी कितना ऊपर पूछ लेते हैं। तो मान लेते हैं ऊपर से जो इसकी हमें नई हाइट दिखाई देगी वो h1 है, कितनी है h1 हाइट, यहाँ से यहाँ तक हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, h1 हाइट तक। तो विस्थापन आपसे पूछ रहा है तो विस्थापन x = क्या हो जाएगा, टोटल हाइट में से अगर हम h1 निकाल दें तो विस्थापन मिल जाएगा, यानी h - h1। अब हमें जो है s तो पता है लेकिन h1 का मान पता नहीं है, तो h1 का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, h1 का मान हम कैसे निकालेंगे, बात यहीं पर आके फंस रही है ना कि h1 का मान आए कैसे। तो h1 का मान अगर आपने निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मतलब बधाई हो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो निकाल चुका है। ठीक है, और जो नहीं निकाल चुके हैं, प्रयास कर रहे थे, उनको भी जो है शाबाशी मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने कोशिश करने की प्रयास की और उन्होंने ट्राई किया। अब नहीं आया वो अलग बात है, आपने ट्राई किया, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब है मेरे लिए कि आपने जो है ट्राई किया। चलिए देखिए, एक सिंपल सा, यानी ये जो इसकी नई हाइट है ये इसकी होगी आभासी ऊंचाई। ठीक है, क्या होगी, आभासी ऊंचाई। तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है सिंपल सा, हाँ अभी इसके बाद तो सब बोलोगे सर जी अब आ गया, अब आ गया, तो ध्यान से देख लो। अपवर्तनांक n का फार्मूला होता है n = वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई।
आभासी ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और आभासी ऊंचाई कितनी है, हमने मान लिया h1 है। आभासी ऊंचाई कितना, ये मान लेते हैं भाई, माना आभासी ऊंचाई h1 है। ठीक है, तो हाँ थोड़ी सी मतलब ज़्यादा ही, कल तो ज़्यादा ही तबीयत सही नहीं थी, आज तो कुछ फिलहाल ठीक है। तो आभासी ऊंचाई n, वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई, फार्मूले में वैल्यू रखो। ठीक है, यहाँ से h1 का मान निकालो, इधर मिटा दें, कोई समस्या नहीं है ना। चलो n की वैल्यू कितनी दी थी 1.5 इक्वल टू आभासी ऊंचाई कितनी थी 6, और सॉरी वास्तविक ऊंचाई 6 दिया था ना, ये देखिए, और आभासी ऊंचाई कितना हमने माना है h1। तो h1 इधर आ जाएगा गुणे में, ये इधर आ जाएगा भाग में, तो h1 इक्वल टू 6 बटे 1.5। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 6 बटे 3/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 6 गुणे 2 बटे 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो h1 का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, n1 का मान कितना, h1 का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आभासी ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन x इक्वल टू h माइनस h1, h कितना था 6 - 4 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका विस्थापन निकल के आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा इसमें सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो चलिए समझ में आ गया। फार्मूला आप याद रखिएगा, जो फार्मूला हमने बताया है। ठीक है, ये काम आएगा, यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और मुझे पता था कि अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता तो 90% बच्चे इसको छोड़कर आ जाते, कहते ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। यही ना बोलते कि पता नहीं कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं था, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बन गया था। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आपके चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। दो कला संबंध या दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वह तरंगे उत्पन्न करती हैं। 4 ऑप्शन। पहला, समतल तरंगदैर्ध्य की, एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, नियत कलांतर की। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दो स्रोत कब एक दूसरे से कला संबंध कही जाती हैं। कंडीशन है कि जब वह एक साथ तरंगे उत्पन्न करती हैं। कैसी तरंगे उत्पन्न करती हैं, एक समतल तरंगदैर्ध्य की, या एक समान आवृत्ति की, या एक समान वेग की, या नियत कलांतर की। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, जरा सभी लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। हम चेक कर लेते हैं कि कितने ने सही जवाब दिया। कमेंट सभी लोगों को करना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अर्धचालक डिवाइस है बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी और एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तुरंत हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, फिगर जो है बना ही लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई अर्धचालक है। ठीक है, ऐसे डब्बा हम बना लिए हैं, ये कोई अर्धचालक है, इसके बाद एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और इसके बाद में जो है इसी के साथ श्रेणी क्रम में एक ऐसे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ऐसे बैटरी लगी है, प्लस माइनस। आगे, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। तो परिपथ में क्या हो रही है, हमको धारा मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। ठीक है, यदि इसकी ध्रुवता उलट दी जाए, यानी प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर दी जाए,
तो यानी जो धारा का मान है वो धारा का बहना बंद हो जाता है, यानी परिपथ में धारा नहीं मिलती है। ठीक है, तो पूछ रहा है डिवाइस हमारी कौन सी हो सकती है। ठीक है, डिवाइस हमारी कौन सी हो सकती है। तो भाई देखिए ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप और पीएन संधि डायोड। तो ना तो ये पी टाइप होगा और ना ही ये एन टाइप होगा। कारण अगर ये पी टाइप होगा तो पी टाइप अगर होगा तो अगर पी टाइप में धारा प्रवाहित हो रही है तो पूरे पी टाइप है, इधर भी, यानी पी टाइप में पूरी तरीके से आपके कोटर ही कोटर है। तो अगर हमें धारा मिल रही है, ठीक है, जैसे पी टाइप का मतलब है ये पूरा केवल पी है, ये मान लो पूरा पी है। अब चाहे इधर हम प्लस लगाएं चाहे इधर प्लस लगाएं, ठीक है, अगर इधर प्लस लगाने पे इधर को करंट बह रही तो इधर प्लस लगाएंगे तो इधर बहेगी। यानी दोनों ही कंडीशन में धारा मतलब बैटरी की ध्रुवता अगर हम पलटेंगे तो भी धारा का प्रवाह होगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये केवल और केवल एन टाइप होगा तो उसमें भी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, बात अर्धचालक की कर रहा तो अर्धचालक आपके 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो दोनों टाइप की हमने बात कर ली। कोई टाइप होगा अगर धारा प्रवाह हो रहा तो बैटरी बदलने पर भी धारा का प्रवाह होगा। बच गया ऑप्शन में कौन, पीएन संधि डायोड। डायोड ही ऐसा है जिसमें अगर टेम्परेचर हम ना इंक्रीज करें, ठीक है, और बैटरी की ध्रुवता बदल दें, ठीक है, बैटरी की ध्रुवता बदल दें तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसा कि डायोड हमने आपको दिखाया भी होगा। ठीक है, ये जितने भी आपके इमरजेंसी वाले चार्जर आते हैं या जो भी आप लाइट वाइट करने के बाद जो भी घरों में, सभी के घरों में तो इन्वर्टर होता नहीं है, मार्केट से जो है आप लेके आते हैं 40-50 रुपए की जो भी लाइट मिलती है उसको चार्जिंग लाइट। ठीक है, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे बैटरी होती है और चार्जर होता है तो बैटरी और चार्जर के बीच में एक डायोड, अगर आप कभी खोल के देखें तो एक डायोड, हंसी मुझे इस बात पे आई कि कितने बच्चे ऐसा है उसको देखने के चक्कर में खोल के जो है बिगाड़ देंगे और दोबारा वापस बना नहीं पाते। ठीक है, तो उसमें एक डायोड लगा होता है। डायोड का काम क्या है कि जब हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्जिंग से आने वाली करंट को वो पास होने देती, बैटरी तक जाने देती, लेकिन जब चार्जिंग हटा लेते हैं तो बैटरी से वापस उल्टे डायरेक्शन में धारा वापस आ जाए उसको वो कैंसिल कर देती है, यानी वापस नहीं आने देती। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ये जो अर्धचालक लगा है ये हमारा पीएन संधि डायोड होगा। क्या होगा, पीएन संधि डायोड होगा। ठीक है, क्योंकि डायोड में एक साइड से धारा का प्रवाह होता है, दूसरी साइड से धारा का प्रवाह ना के बराबर होता है। कब, अगर टेम्परेचर सेम है तो, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें भी धारा का प्रवाह उल्टे भी डायरेक्शन में होने लगेगा। ठीक है, इसको पढ़ाते समय मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपके सामने ये लगभग 12 क्वेश्चन, तो 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके पूरे बुक से डिस्कस किए गए हैं। तो आई होप ये सभी 12 क्वेश्चन, अगर आपसे इन 12 में से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग उसे सॉल्व कर देंगे, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, और हम उम्मीद सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए कि क्या इस 12 क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अब आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, यस या नो। ठीक है, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो में के कमेंट बॉक्स में एस या नो का कमेंट जरूर करें। क्या आप ये 12 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सॉल्व अब कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, और वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए।